हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। 10th क्लास के सभी बच्चे ध्यान देंगे। 10th क्लास में जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है वो है, हेलो दोस्तों, 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ा रहा हूँ, डेवलपमेंट। तो देखिए, डेवलपमेंट क्या है, किसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, किसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे पहले हम जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, पहले सिर्फ हाथ से चलाने वाला पंखा था, ऐसे हाथ से लाया करते थे, फिर फैन दूसरी तरह का बन गया, अब एसी, कूलर। तो ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, जो हमें ईज करे, जो हमारे खाने क्या प्रबंध करे, जो हमारे लिए सुविधाएं प्रदान करे। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर हर एक किसी के लिए डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मान लो आपकी क्लास में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो लड़कियां ये सोचती हैं कि उनको लड़कों के बराबर ट्रीट किया जाए। तो जैसे गर्ल्स हैं वो ये चाहती हैं कि उनको बॉयज़ के बराबर माना जाए। कई बार ऐसा होता है, क्लास में अगर पनिशमेंट मिलती है तो बॉयज़ ये सोचते हैं कि जो पनिशमेंट हमको मिली है वही गर्ल्स को भी दी जाए। तो उनके लिए डेवलपमेंट वो हो सकता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं। अगर मान लो एक लेबर क्लास का कोई आदमी है तो वो क्या सोचेगा कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए। पहले उसको मान लो मजदूरी कम मिल रही है, अगर उसको ज़्यादा मजदूरी मिल जाएगी तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो वो चाहेगा मोर वेजेस। मोर वेजेस का मतलब क्या हुआ कि उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट कहलाएगा। तो आप सबको ये बात समझ में आ रही है कि किसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा और किस तरीके से हमें देखना है। अगर मान लो हम किसी फार्मर की बात करते हैं, तो फार्मर के लिए क्या है कि उसकी फसल अच्छी पैदा हो और वो अच्छे रेट से बाजार में बिके, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो फार्मर जो है वो ये चाहेगा कि जो भी उसकी फसल है वो फसल क्या करे, उसको ज़्यादा इनकम दिलाए, या जो उसका सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाए। तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो फार्मर के लिए वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो ये समझ में आ गया आपको। एज ए स्टूडेंट आप और क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस साल हम बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा हो जाए आपके लिए, इजी। तो अगर बोर्ड का एग्ज़ाम इजी आ गया तो आपकी परसेंटेज जो है वो होगी हायर, और वही आपके लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मेरे लिए डेवलपमेंट ये होगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए और आप इस देश के अच्छे नागरिक बने। तो मेरे लिए डेवलपमेंट ये हो जाएगा। तो आई होप आपको डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो भी सकती है और नहीं। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एनटीपीसी का एक प्लांट लगा हुआ है, तो एनटीपीसी का जो प्लांट लगा, तो एनटीपीसी के प्लांट में क्या बन रही है, वहाँ पे बनती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो इससे जो लोग सिटी में रहते हैं उनको तो क्या मिलेगी, उनको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके घर में तो होगा उजाला। लेकिन जो इस प्लांट के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए जो उनकी खेती की जमीन थी वो खेती की जमीन हो गई खत्म। क्यों, क्योंकि इसके आसपास थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो फसल होगी वो सही नहीं होगी। तो इन लोगों के लिए ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे हमने क्या किया, एक डैम बना दिया, क्या बना दिया, डैम। तो डैम जब बनाया
तो डैम हो सकता है, डैम में जो है बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया हमने, तो यहाँ पे पानी रोक लिया। तो इस पानी का भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जो पानी टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये अगेन सिटी वाले लोगों के लिए तो क्या हो गया, डेवलपमेंट। लेकिन जो इस डैम के आगे जितने भी गांव थे, उन गांवों की फसलों का पानी इस डैम के अंदर रुका हुआ है। तो जब ये डैम वाले चाहेंगे तभी इनको पानी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये डेवलपमेंट सिटी के लोगों के लिए तो हो गया, लेकिन जो इसके आसपास लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो हर एक के लिए अलग अलग होगी। क्लियर है? तो पहले इसको आप नोट कर लेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। वो डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट के लिए अलग है, लेबर के लिए अलग है, फार्मर के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं कि हर एक के लिए डेवलपमेंट हो। हर एक पर्सन के पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो समझ में आ गई यहाँ तक की बात सबको? आगे बात करते हैं। अब जैसे हमें ये देखना है कि डेवलपमेंट होने से होगा क्या। हमने कई बार ये सुना है कि अरे अमेरिका में तो चीज़ें इस तरह की हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्रिटेन में ये है। तो देखिए, जो कंट्रीज डेवलप्ड होते हैं वो अलग है और जो डेवलपिंग है वो अलग है। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से कंट्री डेवलप्ड है और कौन से डेवलपिंग है। समझ गए इस बात को? जैसे हम ये कहते हैं कि भाई यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कैसे कंट्री हैं? ये सब है डेवलप्ड। कैसे हैं? डेवलप्ड। लेकिन जो इंडिया है तो ये तो हो गए डेवलप्ड कंट्रीज। और इंडिया कैसा है? इंडिया है डेवलपिंग कंट्री। हिंदी में कहते हैं विकसित और विकासशील। जो डेवलप अभी तक नहीं हुए हैं लेकिन डेवलपमेंट की ओर है, उन्हें हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। तो इंडिया कैसा है? डेवलपिंग कंट्री। क्यों है और किस तरह से हम देखते हैं कि कौन डेवलप्ड होगा और कौन डेवलपिंग होगा, और क्या क्या जो है हर एक कंट्री डेवलप्ड है या हर एक डेवलपिंग है, किस तरह हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए, किसी भी देश के बारे में हमें यह पता करना है कि वो अच्छा है या नहीं है, तो हमें उसकी पर कैपिटा इनकम देखनी होगी। अब आप कहोगे सर पर कैपिटा इनकम क्या होती है? देखिए, हर देश में हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है और वो कुछ ना कुछ पैसे कमाता है। ठीक है? तो अगर हम पूरे देश की इनकम जोड़ लें, क्या करें हम? पूरे देश की इनकम जोड़ लें। किस तरह से जोड़ेंगे पूरे देश की इनकम? देखो, इनकम ऑफ ए कंट्री, तो वो क्या होगा? टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो टोटल इनकम ऑफ ऑल पीपल, जितने भी लोग वहां काम करते हैं वो सब जितना कुछ कमाते हैं उस सब को अगर हम जोड़ देंगे तो वो एक कंट्री की इनकम कहलाती है। अगर हम इसको एवरेज निकालें इसका, तो एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री में क्या होगा? एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री पर पर्सन। ठीक है? तो टोटल इनकम को टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देंगे, हमें ये जो मिलेगा एवरेज इनकम पर पर्सन, इसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं इसको? पर कैपिटा इनकम। अब ये इनकम डिसाइड करती है कि कोई कंट्री डेवलप्ड होगा या डेवलपिंग होगा। तो कितना कमाना चाहिए, या एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को हम शॉर्ट में लिखेंगे पीसीआई। क्या लिखेंगे? पीसीआई। पीसीआई हो गया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर किसी भी देश में पर कैपिटा इनकम $12,436
से ज्यादा है तो वो कंट्री कैसा है? डेवलप्ड। कैसा है? डेवलप्ड कह दो या कह सकते हो रिच। उस कंट्री को हम क्या कहेंगे? रिच। अभी मैं बताऊंगा मैंने वहां डेवलप्ड क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन क्या है। और जिन कंट्रीज के लिए पर कैपिटा इनकम लेस देन $1045 है वो कंट्री कहलाते हैं पुअर। क्या कहलाते हैं? पुअर। मतलब इससे कम अगर इनकम है पर पर्सन तो वो कंट्री हो गया पुअर, और अगर इससे ज्यादा है तो वो कंट्री हो गया रिच। अब आप गैस करिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो देखो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं वो डाटा 2013 और 14 का है, ठीक है। 2013-14 का डाटा है जो मैंने आपको अभी बताया है, वो है $1570 पर पर्सन। तो ये है इंडिया की पर कैपिटा इनकम। मतलब भारत एक गरीब देश नहीं है। इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इंडिया इज नॉट ए रिच कंट्री ऑल्सो, सो दैट्स वाई इट इज डेवलपिंग कंट्री। समझ में आई है बात? अब यहां बात करते हैं कि मैंने इसको रिच क्यों बोला। देखिए जितने भी कंट्री रिच हैं उनमें 90% तो ऐसे हैं जो डेवलप्ड होंगे। 90% अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको, 90% कंट्रीज आर डेवलप्ड, और जो 10% है वो रिच होने के बाद भी डेवलप्ड क्यों नहीं है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है, जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो ये एक ऐसा डाटा है जो डिस्पैरिटीज को छुपा देता है। अब आप कहोगे ये डिस्पैरिटीज क्या होती है, तो पहले यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे डिस्पैरिटीज देखेंगे। समझ में आया? अब देखिए जो हमने पर कैपिटा इनकम देखी, वो पर कैपिटा इनकम क्या करती है? पीसीआई हाइड्स डिस्पैरिटीज। अब ये डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 कंट्री हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए में हमारे पास 10 लोग हैं, बी में भी हमारे पास 10 लोग हैं और सी में भी हमारे पास 10 लोग हैं। ठीक है। अब ये 3 कंट्री मैंने ले लिए ए बी सी। यहां पे क्या है, ए में हर एक जो पर्सन है, जितने भी 10 पर्सन हैं, हर एक जो है वो 20,000 कमाता है। हर एक की जो इनकम है वो 20,000 है, तो इसकी पर कैपिटा इनकम क्या हुई? 20,000। ठीक है। यहां पे देखो कैसे निकालेंगे, 20,000 इंटू 10/10, 10 से 10 कट जाएगा, जो फॉर्मूला हमने लिखा था। यहां पे क्या है, ये जो अलग अलग 3 लोग हैं, ये 10,000 पर मंथ कमाते हैं, ये 20,000 पर मंथ कमाते हैं, ये 50,000 पर मंथ कमाते हैं और ये 5 लाख पर मंथ कमाता है। ठीक है। तो अगर हम इसका पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो वो देखो कितना आएगा, 30 हो जाएगा इन तीनों का, 30,000। इनका कितना हो जाएगा, 60 और 30 हाउ मच, 90,000। 90 और 50 कितना, 150। तो 150 एंड 90 240, तो 2,40,000 तो इनका हो गया और 5 इसका, तो टोटल हो गया 7,40,000। टोटल पर्सन कितने, 10। तो इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 74,000। कितनी आ गई, 74,000। इसी तरह अगर हम सी में देखें तो मान लो ये सब कमाते हैं 1,000 सारे, और ये अकेला कमाता है 10 लाख। कितने, 10 लाख। ठीक है। तो अगर हम इसकी देखेंगे पर कैपिटा इनकम तो 3,339, तो 10,09,000 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। तो 10,09,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास।
पर कैपिटा इनकम। तो अब पर कैपिटा इनकम से हम काफी सारी चीजें नहीं पता लगा सकते। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पर कैपिटा इनकम इसकी सबसे अच्छी है, लेकिन इस देश में सिर्फ ये एक आदमी सुखी मिलेगा और बाकी सब कैसे मिलेंगे? दुखी। ये समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। ये कंट्री जो है वो ना तो खराब है ज्यादा और ना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन यहां भी नहीं है। सबसे अच्छा कौन है? ए। यहां पे सब बराबर है और सब एक जैसा कमा रहे हैं। तो ए का पर कैपिटा इनकम भले ही कम है, लेकिन ये कंट्री अच्छा है, और इसका पर कैपिटा इनकम भले ही ज्यादा है, लेकिन ये कंट्री उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम पर कैपिटा इनकम का डाटा देते हैं तो उसमें ये डिस्पैरिटीज हमें दिखाई देती हैं। समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल, नोट करिए इसको। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का आपको ड्रॉबैक समझ में आ गया। अब देखिए, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किन किन बातों में डिपेंड करता है? तो डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? पहला तो हो गया पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ हेल्थ, तीसरा हुआ सिक्योरिटी, चौथा हुआ फ्रीडम, राइट्स, आपके अधिकार। ठीक है, तो ये सब चीजें जहां पे होंगी वो डेवलपमेंट उस कंट्री का अच्छा होगा, और जहां नहीं होंगी वहां डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार क्या होता है कि जैसे लोगों को दुबई से या ओमान से, मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहां से क्या है ऑफर मिलते हैं अच्छी जॉब के लिए। ठीक है, अच्छी जॉब के लिए ऑफर होने के बाद भी जो है लोग जाते नहीं, काम करने नहीं जाते। क्यों? क्या रीजन है? वहां रीजन है सबसे बड़ा सिक्योरिटी रीजन। क्या रीजन है? सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा, जैसे यूएस में किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिला और इंडिया में 60 लाख का पैकेज मिला। ठीक है, मान लो यूएस का जो पैकेज है उसको मिल रहा है 1 करोड़ का, और इंडिया में उसको मान लीजिए 20 लाख रुपए मिल रहे हैं या 40 लाख ही मिल रहे हैं पर ईयर। तो वो सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाने की कोशिश करता है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि अमेरिका में काले गोरे का भेद है। काले गोरे का भेद मतलब रेसिज्म है। क्या है? रेसिज्म। जैसे हमारे यहाँ इतना रेसिज्म नहीं है, जिस तरह से अंग्रेज लोग बर्ताव करते थे हिंदुस्तानियों के साथ, उसी तरह यूएस में काले लोगों को अलग तरीके से देखा जाता है और गोरे लोगों को अलग तरीके से देखा जाता है। तो वहां पे 97% अमेरिकन आज भी ये बात मानते हैं कि हाँ रेसिज्म है। क्या है वहां पे? रेसिज्म। तो इतना अच्छा पैकेज होने के बाद भी ये वहां पे जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम के अलावा और क्या सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं बताती हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फ्रीडम की दिक्कत है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो रिच होते हुए भी डेवलप्ड नहीं कहलाते। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आप नोट करिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पर कैपिटा के अलावा हमें और भी चीजें देखनी होती हैं। तो देखिए, हमारे ही कंट्री के 3 स्टेट है, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,17,000, केरला में 1,03,000 एंड बिहार में 32,000। ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बताया है कि ये पर कैपिटा इनकम है महाराष्ट्र की, केरला की और बिहार की। तो इसकी पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है महाराष्ट्र की, अगर आप देख रहे हो तो। लेकिन जो आईएमआर है, आईएमआर क्या होता है?
तो मैं IMR लिख देता हूं अलग से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसको आप साथ साथ लिख लेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको कहते हैं IMR। होता क्या है, देखिए कहीं पे जब बच्चे पैदा होते हैं किसी भी स्टेट में तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और उस रिकॉर्ड में ये देखा जाता है कि अगर मान लो कहीं किसी जगह पे 100 बच्चे ने जन्म लिया, तो 100 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 साल पूरा करने से पहले ही मर गए, ठीक है, मतलब खत्म हो गए, वो अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाए। तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। महाराष्ट्र में ये जो रेट था वो था 24, केरला में ये रेट है 12 और बिहार में है 42। कितने, 42, मतलब लगभग आधे बच्चे वहां 1 साल पहले होने से ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या करते हैं, मर जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये डेफिनेशन आपको अलग से लिखनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड एज डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज बिफोर दे गेट ऑफ 1 ईयर। जब तक वो 1 साल के नहीं होते उससे पहले ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती पर 100 बर्थ। कितने बर्थ में से, पर 100 बर्थ। और ये जो डाटा आपको दिया गया है ये है 1000 में से। कितने में से, 1000 में। तो 1000 में यहाँ कितने बच्चों की मौत हुई, 24 की। यहाँ कितनों की हुई, 12 की। और यहाँ 42 की। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर बात करते हैं हम लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट क्या होती है, अगर किसी जगह पे 100 लोग हैं उनमें से जितने पढ़े होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उन्हें हम परसेंटेज के तौर पे बताएंगे। मान लो 100 लोगों में से 80 लोग पढ़े हुए हैं तो उस जगह का लिटरेसी रेट हो गया 80%। कितना हो गया, 80%। महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट है 82%। केरला में लिटरेसी रेट है 94%, मतलब 100 में से 94 पीपल्स यहाँ पे एजुकेटेड हैं। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों है। क्योंकि यहाँ पे हर घर के आसपास स्कूल है, ज्यादातर लोग पढ़े हुए हैं तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। बिहार में ये लिटरेसी रेट है 62% का। कितने का, 62% का। नेक्स्ट हम बात करेंगे NAR की। NAR होता है 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं, जब वो 10th या 9th में या 11th में पहुंचेंगे, 15 साल के होने पर 10th पास करते हैं, तो कितने बच्चे 10th तक पहुंच रहे हैं या उसके आगे पढ़ रहे हैं, तो वो कहलाता है NAR। ठीक है, तो NAR के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जो नेट NAR है, NAR को हम कहते क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या कहलाएगा ये, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो है कितना, देखिए 64% है महाराष्ट्र में, 78% है केरला में और 35% है बिहार में। मतलब आप देखिए बिहार में 65% लोग ऐसे हैं जो 10th क्रॉस नहीं करते। आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब बिहार की स्थिति कैसी है, बिहार की स्थिति है पुअर। कैसी स्थिति है, पुअर। केरला की स्थिति सबसे अच्छी है, इसकी पोजीशन जो है वो सबसे अच्छी है। महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम ज्यादा होते हुए भी वो केरला से पीछे है। और रीजन, सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं देखनी है हमें और चीजें भी देखनी है। क्या क्या, IMR, LR, NAR। ठीक है, तो इन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि कोई स्टेट या कोई कंट्री अच्छा है या नहीं है। ये समझ में आया आपको। तो सबसे अच्छा कौन हुआ, सबसे अच्छा हुआ केरला। और सबसे खराब कौन हुआ, बिहार। कौन हुआ, बिहार। ठीक है, महाराष्ट्र ठीक है, नॉट सो हैप्पी। क्लियर। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी
कि डेवलपमेंट के लिए हमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं देखनी है, हमें उसके साथ साथ हेल्थ, फ्रीडम, एजुकेशन, समझ गए, और हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें हमें देखनी है। क्लियर, नोट करिए। हाँ जी, तो आपको यहां तक समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया कि केरला जो है वो सबसे अच्छा है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि केरला अच्छा क्यों है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि वाई केरला इज हैप्पी स्टेट, तो आप क्या आंसर लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे कि वहां पे बहुत सारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, देयर आर एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दूसरा, वहां का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई चीज बांटनी है तो वो नीचे जितने भी गरीब लोगों तक है वो सामान इजीली पहुंच जाता है, तो उनको खाना पीना जो है वो अच्छा प्रोवाइड होता है, तो उससे उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, तो वहां पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज गुड। शॉर्ट में इसको हम पीडीएस भी कह सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट, और क्या है वहां पे, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं तो वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स है तो अस्पताल है, ठीक है। तो देयर आर एडिक्वेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। समझ में आई बात? तो इसीलिए केरला जो है वो हैप्पी स्टेट है, उसके पास स्कूल कॉलेज बहुत ज्यादा है, वहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, वहां पे एडिक्वेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिक है, इसीलिए केरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। क्या है ये? बॉडी मास इंडेक्स। देखिए बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है मास इन केजी एंड हाइट, और उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो फिर वो जो पर्सन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कैसा हो गया ये? अरे ये कुपोषण का शिकार हो गया, अंडर न्यूट्रलाइज्ड। कैसा हो गया? अंडर न्यूट्रलाइज, कुपोषण का शिकार। अगर किसी का बीएमआई 25 से ज्यादा है तो वो मेरे जैसा होगा, ठीक है। मतलब वो मोटापे का शिकार है, इसे हम कहेंगे ओवरवेट, और इसे हम कह देंगे अंडरवेट। अगर किसी का बीएमआई 18.5 से ज्यादा और 25 से कम है तो वो पर्सन कैसा होगा? वो पर्सन नॉर्मल है। कैसा है वो? नॉर्मल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब HDI क्या होता है। देखिए जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जितनी लाइफ वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एवरेज
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब किसी ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही, बर्थ के टाइम पे ही वो ये सोचे कि मैं कितना जी पाऊंगा। तो देखिए ये तो नहीं पता, क्योंकि जन्म और मृत्यु किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। मतलब किसी का जन्म लेना और मरना ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एक एवरेज लाइफ कैलकुलेट करनी होती है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में कोई पर्सन कितनी एवरेज लाइफ जी रहा है? वो जी रहा है 68 ईयर्स। हाउ मच? 68 ईयर, 68 साल की एवरेज है। मतलब अगर हमने 100 लोगों को लिया तो कोई हो सकता है 80 में मर गया, कोई 90 में मर गया, कोई 70 में, कोई हो सकता है 50 में, कोई 40 में। तो उन सब का जो एवरेज निकल के आएगा वो क्या आएगा? 68 ईयर्स। 68 ईयर्स तक यहाँ आदमी जिंदा रह सकता है ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का रैंक है, इंडिया का रैंक है 130। कितना है? 130। 170 देशों में से 130, 170 में से 130 की पोजीशन पे हैं हम, ठीक है। जबकि जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो रावण का देश है, हाँ जी, महाभारत देख रहे होगे, रामायण देख रहे होगे ना आजकल, तो रामायण में राम ने किसको मारा? रावण को। रावण कहाँ रहता था? श्रीलंका में, वही चुन्नु मुन्नु सा देश, ठीक है। उस चुन्नु मुन्नु से देश की जो रैंक है वो कितनी है? 72। इंडिया से फार बेटर। आप कहोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि श्रीलंका में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एजुकेटेड, वहां पे सब लोग एजुकेटेड है, वहां पे लड़के लड़कियों को समान माना जाता है, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे खाने का सिस्टम, वहां उनकी इम्यूनिटी पावर सब अच्छी है, इसीलिए उनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी अच्छी है। और इसी वजह से श्रीलंका की जो रैंक है वो 72 है और इंडिया की रैंक कितनी है? 130। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको भी। अब देखिए 68 ईयर्स है। इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड में रैंक है, इंडिया की रैंक है 130, और ये कितने में से? 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज में से 130 पे आता है इंडिया। और जो श्रीलंका है वो आता है 72 पे। कितने पे आता है? 72 पे। तो आप देखो श्रीलंका जो कि एक चुन्नु मुन्नु सा देश है, ठीक है, वो भी हमसे आगे है इस मामले में, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ज्यादा का मतलब ये नहीं कि पीएचडी होल्डर हैं सारे, नहीं, वो एजुकेटेड है मोस्ट ऑफ द पीपल्स, ठीक है। वहां पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, वहां पे उनको जो खाना मिलता है वो अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, इसीलिए वो ज्यादा उम्र तक, ज्यादा एज तक वो जी पाते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम इस तरह का डेवलपमेंट करें जिससे नेचर को नुकसान ना हो, और नेचर को नुकसान नहीं होगा कब? जब हम कौन सा सोर्स इस्तेमाल करेंगे? रिन्यूएबल, ना कि नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से आते हैं? ये इसमें आते हैं आपके सोलर, विंड, और जो नेचर से मिले उन्हें हम क्या कह देंगे? रिन्यूएबल। और जो नॉन रिन्यूएबल है तो उसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे। हम क्या कर रहे हैं? अपने डेवलपमेंट के लिए इनका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, और अगर हम ज्यादा करते जाएंगे तो कुछ दिन बाद ये सोर्सेस खत्म हो जाएंगे, और जब ये सोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो ये नहीं बचेंगे, फिर से हमें इन्हीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करते रहें। इनका हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना
चाहिए, नहीं तो फिर आगे आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि एक होता था पेट्रोल पंप। क्या सुनाएंगे हम? कि एक होता था पेट्रोल पंप। गॉट इट और नॉट? ठीक है, थैंक यू।